सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम को ईद से पहले पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा करके तोहफा दिया है ईद का, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये बजट के बाद तीसरा इजाफा है जो पेट्रोल की कीमतों में किया गया है। रवा साल जब बजट पेश हुआ तो उसके बाद अब तक मुसलसल तीसरी बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। 16 जून से लेकर अब तक पेट्रोल की कीमत 9.53 रुपये, डीजल 5.77, मिट्टी का तेल 7.14 रुपये, लाइट डीजल ऑयल की कीमत 7.2 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। 16 जून को पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 13 पैसे, डीजल 1 रुपये 79 पैसे, मिट्टी का तेल 1 रुपये 89 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। 1 जुलाई को फिर इजाफा किया गया। पेट्रोल 2 रुपये, डीजल 1 रुपये 44 पैसे, मिट्टी का तेल 3 रुपये 86 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे का इजाफा फी लीटर किया गया। यहाँ बस नहीं हुई, 16 जुलाई को एक बार फिर यानी कि कल एक बार फिर से ये इजाफा किया गया और जिसका इतलाक यानी कि आज 16 जुलाई से हुआ। पेट्रोल 5 रुपये 40 पैसे, डीजल 2 रुपये 54 पैसे, मिट्टी का तेल 1 रुपये 39 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 27 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। आवाम को ये कहा गया कि जी ये बजट जो होगा वो आवाम के लिए रिलीफ होगा, लेकिन रिलीफ आवाम को दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आर्मी मंडी में जो पेट्रोल की कीमत है वो 73.58 बैरल है और ये कीमत का ज़ाहिर जो असर पड़ता है इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि जब आर्मी मंडी में पेट्रोल की कीमतें मंफी में जाती हैं, जब भी यहाँ कीमतें कम नहीं होती बल्कि पेट्रोल का बहरान पैदा किया जाता है, और वो वाहिद ऐसा पेट्रोल की कीमत का असर वाहिद है जो पूरी मईशत पर पड़ता है। ज़ाहिर हर चीज़ महंगी होती है, आवाम की दस्तरस से दूर हो जाती है। ये बजट के बाद ये तीसरा इजाफा है। आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत बेबस हो गई है महंगाई पर काबू पाने में? जी डॉक्टर साहब। ठीक है, डॉक्टर अशफाक हसन से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, लेकिन हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं। कुरैशी साहब, क्या हुकूमत काबू नहीं पा रही, क्या मुश्किल दरपेश आ रही है कि पेट्रोल की कीमत में तीसरी बार इजाफा किया गया है बजट आते ही, जबकि ये कहा गया था कि बजट जो है वो आवाम दोस्त बजट है? ऐसा होता है आवाम दोस्त बजट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, मुझे अब आपको और मुझे अगर ये बात मालूम नहीं है तो फिर इस पर तो इजहार अफसोस ही हो सकता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं पेट्रोलियम मसनूआत के, उनमें पूरी दुनिया में अपवर्ड रुझान है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अगर कोई सख्त फैसला किया भी है तो वो हालत मजबूरी किया है। हमें अंदाजा है सर, बहालत मजबूरी की है। हमारे पास तो पेट्रोल का बहरान उस वक्त पैदा हुआ जब आर्मी मंडी में मनफी में चली गई थी कीमतें, और ये कहा जा रहा था कि तेल ले लो। हमने उस वक्त भी कोई काम नहीं किया, तो आज हम अपनी मजबूरी क्यों बता रहे हैं आवाम को? मैं आपको कर्ज करूँ, पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा कीमतों का तयन करती है, आज से नहीं कर रही, खतरात से। नदीम साहब, लेकिन ओगरा तयन ज़रूर करती है, लेकिन अगर एक सिफारिश जाती है पेट्रोल की कीमतें कम करने के हवाले से, वो हुकूमत कर सकती है, वो हुकूमत कह सकती है। हुकूमत ने कितनी बार ऐसा किया है कि पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए कहा गया हो और ऐसी कोई रिक्वेस्ट पर आपने अमल किया हो? हमेशा कीमतें बढ़ाने के हवाले से ही बात क्यों की जाती है? अच्छा, एक तो मुझे ऑडियो का प्रॉब्लम था, मैं सही तरह बात कर नहीं पा रहा और ना सही तरह सुन पा रहा था। मैं आपको एक अर्ज करूं, आपने कहा कि जी अवाम दोस्त बजट, बिल्कुल अवाम दोस्त बजट है। बहुत सारे टैक्सेस को कम किया गया, बल्कि टैक्स फ्री बजट दिया गया, तनख्वाहें बढ़ाई गई, पेंशन बढ़ाई गई, बेहतर किया गया। अब सुनिएगा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी वो इदारा है जो इंटरनेशनल कीमतों के मुताबिक
मुल्क में गैस की और ऑयल की कीमतों का तयन करता है। आपको याद होगा आज से कुछ माह पहले चलें वो तयन तो करता है ना, लेकिन हुकूमत भी होती है, हुकूमत भी देखती है आवाम के लिए फैसले करती है। आवाम दोस्त हुकूमत, आवाम दोस्त बजट का दावा करने वाली हुकूमत, ये कितना आवाम दोस्त बजट है। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मैडम। डॉक्टर साहब, अभी नदीम कुरैशी साहब भी यही फरमा रहे हैं, यही कह रहे हैं जो हुकूमत कहती रही कि ये आवाम दोस्त बजट था। सर, बजट आने के बाद ये तीसरी बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है और आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ बढ़ जाती है। ये वाकई अवाम दोस्त बजट था? नहीं, बजट तो न सिर्फ अवाम बजट था, ये बिजनेस ओरिएंटेड भी बजट था। ये एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करने का वो बजट था। बजट तो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में था, लेकिन हम ज़रा मिक्सअप कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को पाकिस्तान के बजट से। देखें, ये ऐसी चीज़ है जो हम हर फोर्टनाइट या हर मंथ में हम खरीदते हैं। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ जाए तो अब हुकूमत क्या करे कि वो पुरानी ही कीमत पे बेचती रहे, और जो गैप है महंगा खरीद के सस्ता बेचने का, वो गैप फिर कहाँ पूरा करे? वो बजट में करेगा तो बजट का खसारा बढ़ेगा। तो इसमें देखें, इस वक्त जो कीमतें बढ़ी हैं इसके 2-3 वजूहात हैं। एक तो जैसा कि अभी आपके दूसरे मेहमान बता रहे थे कि नेशनल मार्केट में कीमत बढ़ी है, इस बिल्कुल बढ़ी है। उसकी वजह यह है कि पोस्ट पैंडमिक अब दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं, माशी एक्टिविटीज़ उनके यहाँ भी बढ़ रही है। कुछ एयरलाइन ने भी अपने एक्टिविटी शुरू कर दी है, तो डिमांड फॉर ऑयल हैज़ गॉन अप। तो ये अब पहले जहाँ पर ये $50-55 पे था, बढ़ते ये $70-72 पे आ गया है। दूसरी तरफ ये हुआ कि एक्सचेंज रेट हमारा, और ये इसका गवर्नर साहब जिम्मेदार हैं, आप सबों को चाहिए कि उनसे ये सवाल करें कि जब पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो बढ़ रहा हो, हर रोज़ हम ट्वीट कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे होते हैं खुश होकर, बाकी लोग भी, वज़रा भी कह रहे होते हैं कि रिजर्व बढ़ गया। तो जब एक तरफ रिजर्व बढ़ रहा हो तो एक्सचेंज रेट पे प्रेशर तो नहीं पड़ता है। ये $154 एक डॉलर था, 160 पे आ गया है, तो $6 फी डॉलर तो आपकी करेंसी डिवैल्यू हो गए ना। तो जब भी आप कोई चीज मंगाएंगे, पहले ये लैंडेड कॉस्ट उसका 154 था, तो अब $160 हो गया है। अब इस 160 के ऊपर में तमाम रेट लग रहे होंगे जो भी इसके टैक्सेशन के हैं, तो ये बैलून तो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये। तो ये आप लोगों का सवाल स्टेट बैंक के गवर्नर से पूछना चाहिए कि जब मुल्क का रिजर्व बढ़ रहा है तो फिर एक्सचेंज रेट 154 से 60 कैसे हो गया? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अच्छा, स्ट्रेटजी क्या होती है, हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए डॉक्टर साहब? आर्मी मंडी में कीमतों के तायुन के हवाले से, अपने रुपए की कदर के हवाले से, ये जो स्ट्रेटजी होती है ना, हुकूमत सेट करती है कि हमारी हिकमत अमली है, हमने इस तरह से अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। आपको हुकूमत की हिकमत अमली क्या नजर आती है? देखिए, हुकूमत की हिकमत अमली अभी ज़्यादा क्लियर नहीं है। जो गवर्नर साहब हैं वो, मैं उनको अजनबी समझता हूँ इस मुल्क के लिए। उनको पाकिस्तान की मईशत का कोई पता नहीं है। वो इकोनॉमिक्स को तो बहुत जानते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को नहीं समझते हैं। ना पाकिस्तान में डेटा कैसे कंपाइल होता है ये भी उनको पता नहीं है। तो वो अपने जो जहन में जो बाहर से जो होता है आदमी, वो वेस्टर्न इकोनॉमीज को लाकर और वही पॉलिसीज अब हम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में इम्प्लीमेंट करता है, जिसकी वजह से मसाइल क्रिएट होते हैं। तो मैं तो सिंपल सी चीज पूछ रहा था, आप लोग भी पूछे गवर्नर से कि भाई जब आपका रिजर्व बढ़ रहा है और हर तरफ से आपको तारीफ की वो भी मिल रहे होते हैं, मुबारकबाद, तो फिर ये एक्सचेंज रेट पे प्रेशर कैसे पड़ रहा है? ये तो बिल्कुल उलट कहानी है ना। तो ये जो एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट किया जा रहा है, ये गवर्नर खुद अपने हाथ से कर रहा है, ये जिससे महंगाई बढ़, जब महंगाई बढ़ेगा, इसको फिक्र है गवर्नर को कि अभी तक मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मौका क्यों नहीं दिया गया। यानी कि ये तो वही बात हो गई ना कि हम दबाव में हैं IMF के अभी तक। देखिए, ये तो IMF के ही आदमी हैं, यही तो मैं कह रही हूँ। तो बिल्कुल वो जो IMF के एजेंडा है उस पर काम करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे। तो ये एक तरफ ये महंगाई कर रहे हैं, जवाब पैदा किया जाए कि हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। फिक्र इस चीज की है कि अभी तक हमें मार्च के महीने में 7% पे डिस्काउंट रेट को जो रखा गया है, आज भी वहीं पर खड़ा हो गया है।
1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। ये तो बेचैनी है, बेचैनी की कैफियत में है गवर्नर इस वक्त। तो देखिए $6 फी डॉलर अभी चंद महीनों में ये बढ़ गया, 1 महीना भी नहीं हुआ है जी। तो इस साथ तो पड़ेंगे ना। अब हम जो भी चीज इंपोर्ट करेंगे, चाहे वो तेल हो या किसी चीज खाने वाला तेल हो या कोई आप रॉ कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं या आप गंदम को इंपोर्ट करेंगे, लैंडेड कॉस्ट उसका हर डॉलर पे 6 रुपया बढ़ जाएगा। तो ये देखने की चीज है। फिर तीसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट ने बजट में भी तकरीबन 600 अरब रुपया रखा है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से हमने हासिल करना है। और उनको जो एक सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो इजाजत दी है कि वो 30 रुपया फी लीटर से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो हुकूमत अपना कीमत बढ़ाना नहीं चाहती है, तो ये इसको जो रेट को कम कर देती है, 30 रुपए के बजाय 20 रुपए पे ले आती है ताकि हमें कीमत बढ़ाने न पड़े। तो ये अभी पिछले दिनों में काफी जो रोक कर रखा गया, तो उसकी वजह से ये पेट्रोलियम जो का रेट है ये 30 रुपए से कम होते होते बहुत नीचे की तरफ में आ गया है। लेकिन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट पे कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है। तो अब अगर हुकूमत थोड़ा अपने रेट को भी बढ़ाए, इंटरनेशनल मार्केट में भी रेट बढ़ रही हो और एक्सचेंज रेट भी स्टेट बैंक सेट कर रहा हो, तो ये तीनों तो डेडली कॉम्बिनेशन है जिसकी बाद ये चीज़ें सूरत हाल जो है वो अब कंट्रोल की जा सकती है। ये तरजीहात हुकूमत की होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपकी कीमती वक्त का। प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो हुकूमत की तरजीहात पूछेंगे नदीम कुरैशी साहब से। क्या हुकूमत के लिए वाकई चैलेंज महंगाई है? तो वो है तो उसको कैसे कंप्लीट करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई का एक ना थमने वाला तूफान है। हुकूमत कहती है हमारे लिए असल मामला, असल इशू महंगाई है, ये है हमारे लिए चैलेंज। 3 साल से ये एक मुश्किल मरहला हुकूमत के लिए बना हुआ है। हुकूमत की अपनी हिकमत अमली क्या है, क्या सोच कह रही है हुकूमत? अगला साल ज़ाहिर उसके बाद 1 साल और, क्या ये महंगाई, ये चैलेंज हुकूमत के लिए एक मुश्किल तरीन चैलेंज बन चुका है? नदीम कुरैशी साहब, हुकूमत हमेशा से ये कहती आई कि महंगाई हमारे लिए असल इशू है, ऑपोजिशन नहीं, लेकिन ये महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, ये आपके लिए वाकई एक चैलेंज बन चुका है। कोई तो तरजीहात होंगी, कोई तो हिकमत अमली होगी ना हुकूमत की। देखिए सुमैया, हम कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं है? हुकूमत अवाम मुंतखब करके भेजती है और पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा तबका 15 से 20% तबके को हम कह सकते हैं जो सैलरीड पर्सन हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जाहिर है उनकी कुव्वत खरीद इतनी नहीं है कि चीज़ों का बढ़ती कीमतें उनके लिए मामला को आसान करने में एक रोल प्ले कर सके। लेकिन हुकूमत ने हमेशा कोशिश की और हुकूमत की तरजीह आज भी नंबर 1 तरजीह ये है कि इकोनॉमिकल स्ट्रेंथन, जो मुल्क में इकोनॉमिकल जो एक चीजें बेहतर होने जा रही हैं, उसके असरात आम आदमी तक जाएं। मैं समझता हूँ आज जब पूरे खत्ते को अगर देखें, साउथ एशिया को देखें, तो तमाम हमारे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनसे कम कीमतें हैं यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की। ओगरा ने जो डिमांड की थी कि जितनी कीमतें बढ़ाई जाए। सर, इस कंपैरिजन को मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं। बेहतर ये होगा कि आप ये बताएं कि आपकी हिकमत अमली क्या है, आपकी तरजीहात क्या हैं, आपकी अपनी पॉलिसी कहाँ है। आम आदमी के लिए रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, उसको आटा, चीनी, तेल की कीमतें जो हैं वो इतनी मुश्किल पड़ रही हैं, हर चीज़ पर इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। आप कंपैरिजन छोड़ें, बताएं आपकी हिकमत अमली क्या है। देखिए, कंपैरिजन के बगैर तो बात मुकम्मल नहीं होगी ना। हमने देखना है कि इंटरनेशनली क्या हालात है। जो लोग आज से 3 साल पहले उम्रे के लिए गए थे सऊदी अरब, अगर आज कोई शख्स वहां मौजूद है उससे पूछे कीमतें क्या है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटीज इंपोर्ट होती हैं, आपकी पल्सेस 95% इंपोर्ट होती है। तो कैसे मुमकिन है कि आप इस कंपैरिजन को ना करें? अगर यहाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट खत्म हो गई है और हम सब चीजें खुद पैदा कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, अपनी
नेशनल नीड को खुद सर, आप हुकूमत में होकर इतने बेबस नजर आ रहे हैं तो किसी और से हम क्या बात करें। हुकूमत का काम होता है 3 साल बाद भी अपोजिशन को आप नहीं कह सकते, ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ के आपने अपनी तरजीहात सेट करनी होती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। मेरे पास वक्त, क्योंकि महंगाई वो एक ऐसा मसला है जिसके हल शायद हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत खुद बेबस है इस महंगाई के तूफान के आगे, और ये महंगाई इतनी है कि हर चीज़ में हर शख्स अपनी मनमानी कर रहा है। कुछ दूध की कीमतों का भी यही मसला है, दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा जारी है। कराची में अब तो दूध की खरीदारी के लिए एक बाइकआउट मुहिम भी शुरू हो चुकी है, और ये कहा गया है कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि आज से यानी कि 16 जुलाई से दूध की खरीदारी का बाइकआउट किया जाए। क्या वजह है, क्यों इजाफा किया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई रीज़न भी है या ये बिला वजह का इजाफा है दूध की कीमतों में? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें शेख उमर गुज्जर साहब, जो कि चेयरमैन है डेयरी एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आपका। कौकब इकबाल साहब, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स, भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। गुज्जर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूँगी, ये क्या वजह है कि दूध की कीमतों में क्यों इतना इजाफा किया जा रहा है? असल में जी अभी तो फिलहाल तो कोई इजाफा नहीं किया गया। चंद माह पहले जरूर इजाफा इसमें हुआ था, शायद के फरवरी में। और मैं आपको ये बता दूं कि जो दूध की कीमतें हैं उसका इख्तियार हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा। दूध की कीमतों का इख्तियार इनपुट्स के हाथ में है, और इनपुट्स की कीमतों का इख्तियार वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में है। और मैं कंज्यूमर एसोसिएशन का, इन सब का मैं एहतराम करता हूँ। कम से कम ये हमारे साथ बैठे ये समझने की कोशिश करें कि मुर्गी और अंडे की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और क्या हम उस पर काम करें। क्यों बढ़ रही हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो सबसे बड़ी अहम वजह है कि जानवर की नस्ल कशी, उसके बाद जो चारा हम पैदा कर रहे हैं वो 45 से 50% अपनी जरूरियात का चारा पैदा कर रहे हैं, और चोकर, अल्फा है, भूसा, ये सब मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। और जब वो एक्सपोर्ट हो जाता है तो यकीनन उसका इम्पैक्ट आता है दूध पे, अंडे पे, मुर्गी पे, तो उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट अवामुन्नास पे आता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर कितनी बड़ी है कि दूध की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है? कितनी बड़ी है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? इस वक्त 191 रुपए 49 पैसे फी लीटर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एट फार्म गेट। और यकीनन इस माह डेयरी फार्मर्स मीटिंग कर रहे हैं दूध की कीमतों में इजाफा करने के हवाले से। मुमकिन है कि कीमतें मजीद बढ़े। अभी कीमत क्या है सर दूध की, और अब कितनी बढ़ाने का कह रहे हैं? 130 रुपया लीटर रिटेल है जो शहर में फरोख्त हो रहा है। 110 रुपया जी 130 रुपीज रिटेल है, और 110 रुपीज जो है वो हम दे रहे हैं। 110 रुपए 93 पैसे जो डेयरी फार्मर है एट फार्म गेट दे रहा है होलसेलर्स को। तो यकीनन हमें जो है ना इस पे काम करना चाहिए। और अभी कितना बढ़ाने का कहा गया है? तकरीबन 20 रुपए लीटर का इसमें जो मशावरत जारी है, यानी कि अब दूध मिलेगा 150 रुपए फी लीटर। जी। और सरकारी कीमत क्या है सर? मशावरत जारी है सर, सरकारी कीमत क्या है दूध की? 94 रुपीज पर सर। 94 सरकारी कीमत है, आप दे रहे हैं 110 93 पैसे, आगे मिल रहा है 130 रुपए। अब ये मजीद बढ़ जाएगा 150 रुपए। आपने कहा हमारा काम ही नहीं है, काम ही इनपुट का है, लेकिन कीमतें तो आप बढ़ा रहे हैं। नहीं देखिए जी, आप समझ नहीं रही हैं मैडम, आप मेरी बात को। इनपुट्स की कीमतें कम करने का इख्तियार वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अजनास की देखिए चोकर और भूसे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दे, अल्फा है, साइलेज, इनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दे। हम दूध 20-20 रुपए लीटर कम कर देंगे, उसमें कौन सा? तब भी आप सिर्फ 20-20 लीटर कम करेंगे। चले ठीक है, आपका पॉइंट आया। कौकब इकबाल साहब, ये क्या करें अगर चारा जो है वो ज़ाहिर नहीं मिल रहा या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, तो वो कह रहे हैं कि ये रीज़न्स हैं, आप हमसे बैठ के बात तो करें, इसलिए हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। हालांकि सरकारी कीमत उन्होंने खुद बताई कि 94 रुपए है फी लीटर। देखिए शाकिर गुज्जर साहब, जब भी कमिश्नर कराची के इजलास तलब किया जाता है, शाकिर गुज्जर साहब खुद उसमें से गायब हो जाते हैं। इनकी जो पुरानी बगल बच्चा तंजीमें हैं वो वहाँ पे नुमाइंदगी का हक अदा कर रही होती हैं। और मैं सबसे पहले ये बताऊं कि मैंने ये कहा था कि जो इसकी कीमत आप देखें 43 अरब रुपए इन्होंने निकाल दिए। कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट है, ये मैं खुद नहीं कह रहा, मैं तो चीख रहा हूँ पहले से। जब 94 रुपए का हुआ, इनकी लागत क्या है? इनके स्कूलों का खर्चा उसमें डाला हुआ है, इनके नौकरों का खर्चा उसमें डाला हुआ है। स्कूलों का खर्चा क्या मतलब सर?
उसमें डाला हुआ। सुन तो लें पहले एक बात को। हाँ। आपने शाकिर की आवाज सुन ली, मेरी भी आवाज सुने। सर मैं तो आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ, स्कूलों का खर्चा क्या मतलब? जी, स्कूलों का खर्चा मैं समझी नहीं आपकी बात। स्कूल की फीसों का खर्चा, अपने बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हैं उसके भी खर्चा इसमें लगाया हुआ है। अच्छा। झूठ बोल रहे हैं ये सरासर। और फिर दूसरे सवाल का जवाब मुझे दें, जो मैंने कहा कमिश्नर कराची की के इजलास में, कि ये बताएं कि कराची में कितना खालिस दूध मिल रहा है। आप दूध जो पीते हैं वो आप अपनी सेहत के लिए पीते हैं, मुजरे सेहत दूध, मिलावट शुदा दूध। और उसको मैंने कहा कि सिंध फूड अथॉरिटी से सैंपल ड्रा किया जाए और सैंपल लेके ये चेक किया जाए कि कराची के हर इलाके में जो जिस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी दूध के सैंपल चेक करती है। हाँ, तो फिर यहाँ भी चेक किए जाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वक्त की कमी है। जरा मैं गुज्जर साहब से आपके सवाल का जवाब ले लूं। गुज्जर साहब, आप कमिश्नर कराची की मीटिंग्स में क्यों नहीं होते, और ये दूध मिला पानी आप हमें देते हैं इतनी महंगी कीमत में, क्यों? असल में जी देखें, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो फोकल पर्संस हैं, एसोसिएशन के फोकल पर्सन उसमें मीटिंग्स में मौजूद होते हैं और बाकायदगी से वो तमाम चीज़ों के अपने हुकूक अदायगी में जिम्मेदार हैं। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने स्कूल फीसिस की बात की तो इनकी गुफ्तगू का कोकब इकबाल साहब की कोई सर पैर ही नहीं है। देखिए, वो तो इन रिटर्न कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पेश करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट, अखराजात और कंसंट्रेट, ये तीन चीजें उसके अंदर होती हैं। स्कूल की फीसें नहीं जाती हैं उसमें? नहीं, ये तो सरासरी है, इनकी गुफ्तगू को कोई सर पैर ही नहीं है। ये बात करें, और जो बात की गई फूड अथॉरिटी के हवाले से, देखें ये दूध की कीमतें और दूध में जो मिलावट है वो दो अलग मामले हैं। दूध के देखें, सिंध फूड अथॉरिटी बिला इम्तियाज कार्रवाइयां करे उसके ऊपर, और हम यकीनन हम साथ देंगे अगर कोई इस किस्म की मिलावट करता है, जाली दूध बेचता है, तो आप खुद भी पता चलवा सकते हैं। हम सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें आधे से ज्यादा कराची को तो मिलावट वाला दूध ही मिलता है। पानी मिला दूध जो कि मुजरे सेहत दूध होता है, वो इतनी महंगी कीमत में मिल रहा है। तो आप भी इस बात का तायुन कर सकते हैं, देख सकते हैं इस चीज को। देखिए जी, कराची शहर में इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा खालिस दूध जो है वो कराची शहर में 95% दूध खालिस दूध शहर के अंदर फरोख्त हो रहा है। 98% दूध, मैं यकीनन सही कह रहा हूँ। इसके मुतालिक सर्वे किया जा सकता है। देखिए, सिंध फूड अथॉरिटी मौजूद है, वो कार्रवाइयां कर रही है जो जाली दूध फरोख्त करते हैं। वो तो कह रहे हैं कर ही नहीं रही है। कौकब साहब बस लास्टली मुझे बता दें, वो कह रहे हैं सिंध फूड अथॉरिटी बिल्कुल कार्रवाइयां कर रही है कार्रवाइयां। मुजरे सेहत दूध बेचा जा रहा है, महंगा तरीन दूध बेचा जा रहा है कराची, मनमानी कीमत। कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट है 47 अरब रुपए एक साल में हमारे सार्फिन की जेब से निकाल लिए। कोई पूछने वाला नहीं, हुकूमत की रेट कायम नहीं है। हुकूमत जो है वो सिर्फ वहां पे कोरोना के में दुकानें बंद करा सकती है, दूध की एक दुकान में नहीं बंद कराई, दूध वाले की एक दुकान। कितने डेयरी फार्मर्स के खिलाफ कार्रवाई की हुकूमत ने। मैं कहता हूँ इससे हुकूमत से इख्तियारात लेने, एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए जाएं। चलें ठीक है, सही है, ये आपकी बात जो है वो पहुंच चुकी है। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। कौकब चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स हमारे साथ थे, और शाकिर उमर गुज्जर साहब हमारे साथ चेयरमैन डेयरी थे। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है कि पानी मिला दूध आवाम को महंगे कीमतों पर बेचा जा रहा है। पूछने वाला कोई नहीं है। सारा मसला ये है कि जब तक देखा नहीं जाए और जो तमाम तर आपकी हुकूमत होती है, आपकी मैनेजमेंट होती है, जब वो नहीं देखती चीज़ों को, तो फिर ऐसे ही हर शख्स अपनी मनमानी कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के बारे से बात करते हैं। इतने अरसे पाकिस्तान ने कुर्बानी दी, ना सिर्फ 70,000 अफराद की जानों की कुर्बानी दी, पाकिस्तान एक जंग में शरीक रहा, पाकिस्तान ने अमेरिका और अफगान तालिबान के लेकिन आखिर में क्या मिला पाकिस्तान को? आखिर में इल्ज़ामात मिले। अफगान हुकूमत इल्ज़ामात लगाती है, वो ऐसे इल्ज़ामात लगा रही है कि जैसे पाकिस्तान ही सब कुछ कर रहा है। इस पर जवाब भी दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदर अशरफ गनी से मुलाकात में इस इल्ज़ाम का जवाब भी दिया, और ये कहा गया कि जब आपको नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं,
तो अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना इंतहाई नाइंसाफ़ी है। इसी तमाम तरह सूरत हाल करेंगे अफगान सरजमीन में पैदा होने वाली सूरत हाल का जो पाकिस्तान पर असर पड़ेगा, पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली किस तरह तय करनी चाहिए थी, क्या पाकिस्तान ने उस तरह तय की है या नहीं, इसी पर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब के वक्त का। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जाहिर है इसका सबसे बड़ा दबाव जो है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा। पाकिस्तान को जिस तरह से अपनी हिकमत अमली तय करनी चाहिए थी, अपनी पॉलिसी मुरतब की जानी चाहिए थी, क्या पाकिस्तान ने की है अब तक आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान ने बिल्कुल की है। ये पॉलिसी हमारी जो आज है वो पहले से बहुत मुख्तलिफ है। आपको अगर याद हो कि 80 और 90 की दहाई में हम उस वक्त के मुजाहिदीन को सपोर्ट करते थे, फिर एक वक्त आया कि मुजाहिदीन में से भी हमने बाज़ ग्रुप से उनको सपोर्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि बाकी ग्रुप्स में वो तावन नहीं कर रहे। लेकिन इस दफ़ा जो आज हम पॉलिसी बना के आगे बढ़ रहे हैं वो ये है कि हम अफगानिस्तान में किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप बैठे खुद मिलके बात करके आपस में कुछ लाएमल तय करें, एक मुत्तफिक का राय, इत्तफाक राय से एक राय अपना एक लाएमल लेके आए या तर्ज हुकूमत या जैसे भी आपने हुकूमत करनी है। पाकिस्तान हर उस चीज को कबूल करेगा जो मुत्तफिका तौर पे अफगान खुद फैसला करेंगे। तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है? फिर पाकिस्तान ने यह भी किया कि इनको, तालिबान को या जिस पे भी हमारा को थोड़ा बहुत असर रसूख था, उनको मजबूर किया कि आप मिलके बैठें, बात करें। बात करने के लिए उनको आगे लेके आए। अब ये तो अफगानियों का खुद काम है ना कि अगर वो आपस में इत्तफाक राय नहीं पैदा कर सकते तो इसमें बाहर वाले का तो किसी का कोई कसूर नहीं है। फिर अमेरिका 20 साल यहाँ लगा गया, वो इनको इस हाल में छोड़ गया। क्या उसकी, अमेरिका की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि 20 साल में जो कहते रहे आज वो कुछ पूरा करके जाते वहां पे? उनको ये, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनको कुछ नहीं कहते क्योंकि उनसे पैसे मिलते हैं, पैसे वो इनका मुंह बंद करेंगे पैसे देके। तो ये इंतहाई ढिठाई वाली बात है कि आप जितने करतूत आपके अपने खराब हैं, जितनी कि आप अपने खुद मफादात के लिए खुदगर्जी दिखाते हैं, जितनी पैसे की लालच की वजह से आप अपना आप बेचते हैं, उन चीज़ों को ना देखें और इल्ज़ामात नाकामियों के पाकिस्तान पे लगाएं। ये सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान ने कभी इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। हमने अमूमन कोशिश की है कि इनको आम पब्लिक में जवाब ना दिया जाए, बल्कि हम हमेशा एक मैकेनिज्म के तहत जो कि हमारी एक कमीशन मुकर्रर किया हुआ उसमें बात करें। तो इनको समझाते रहे हैं, लेकिन लगता यही है कि ये अपने मुल्क में अमन लाने के ख़्वाह नहीं है, या कम से कम उसके लिए मुखलिस नहीं है, जिसकी वजह से हालात ठीक करने वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो। लेकिन अपनी नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा के क्या साबित करना चाहते हैं अमजद शुएब साहब? वहाँ तो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही, इस बात के सबूत भी पाकिस्तान ने फराहम किए, लेकिन आज ये इल्ज़ाम लगाना कि 10,000 जंगजू जो अफगानिस्तान में वहाँ से दाखिल हुए, ये किस तरह की इल्ज़ाम तराशी है? देखिए, इसमें जो इल्ज़ाम तराशी करने की वजह बुनियादी ये है कि खुदगर्जी है, लेकिन वो खुदगर्जी का नाम नहीं लेना चाहते, या वो ये नहीं कहना चाहते कि खुदगर्जी। असल चीज़ ये है कि अशरफ गनी ये चाहता है कि उसको सदर रहने दिया जाए, पाकिस्तान ये तस्लीम करे कि अशरफ गनी सदर है, वही रहेगा, और पाकिस्तान तालिबान को ये मजबूर करे कि अशरफ गनी को सदर मान ले आप। अब ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते। उसके नुक्ता निगाह से पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी तब पूरी करेगा अगर वो तालिबान को ये मजबूर करे कि आप कह दें कि जनाब अशरफ गनी सदर है, हमें काबिल कबूल है। अब खुदगर्जी यही है अशरफ गनी की, ये उसको समझना चाहिए, और ये तालिबान भी समझते हैं कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड नहीं होंगे, उनकी राय शामिल नहीं होगी, एक मुत्तफिका हल नहीं होगा। ये सब समझते हैं कि अफगानिस्तान में कोई भी हुकूमत नहीं कर सकता। अशरफ गनी ये चाहता है कि वो सदर बन के बैठा रहे, बाकी जाए जहन्नम में और किसी न किसी तरह राजी हो जाएं और मेरे साथ तावन करें। वो नहीं होगा। ये चीज उसको समझनी चाहिए। ये अमेरिकन भी इनको बता गए, सब नहीं। लेकिन अशरफ गनी एक ऐसा ढीठ किस्म का इंसान है कि वो अपने मुल्क का अमन दांव पे लगा के बैठा हुआ है सिर्फ अपनी सदारत के लिए। आज अगर वो हट जाए और वहाँ पे एक मुत्तफिक का एक ऐसी आप कह लीजिए कि एक गैर जानिबदार मुत्तफिका हुकूमत बन जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। सारे बैठ के तो बातचीत करते रहेंगे, फिर अपने अपने असूल तय कर लें।
अशरफ गनी के नीचे बैठ के लोग बात नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के दीगर वस्त एशियाई ममालिक से राब्ते होने चाहिए थे, वो अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आते। पाकिस्तान को अपने राब्ते कितने तेज़ करने होंगे, क्योंकि आगे आने वाली सूरत हाल का जो भी असर पाकिस्तान पर पड़ेगा और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर ही पड़ेगा, उसके लिए जो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी मुरतब करने की ज़रूरत है, क्या वो पाकिस्तान अभी कर रहा है? और दीगर वस्त एशियाई ममालिक से राब्तों का सिलसिला है, क्या उसको बढ़ाना चाहिए जल्द से जल्द? जी देखिए, ये सिलसिला बहुत तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ कि अभी चल निकला है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी वहां पे ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए एक रीजनल ब्लॉक या रीजनल एक इत्तेहाद बनाएंगे, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल बन भी जाएगा। इस वजह से कि जो जिन ममालिक की सरहदें मिलती हैं अफगानिस्तान के साथ, वो सब मुखलिस हैं कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी ना हो, अमन आए और यहाँ से राहदारी मिल सके ताकि ये सारे मुल्क में आपस में ट्रेड कर सके। अगर ये नहीं होगा तो सब मुल्कों का चूंकि नुकसान हो रहा है, तो वो लाजमन चाहेंगे कि यहाँ पे एक मुत्तफ़िका हल निकले। लिहाजा पाकिस्तान जो रास्ता अब अडॉप्ट कर रहा है वो उसमें लाजमन एक वजन है और उसमें एक हिकमत अमली नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि उसके कुछ नताइज भी बेहतर होने चाहिए। तो अशरफ गनी वगैरह को मजबूर किया जाना चाहिए कि तुम हुकूमत छोड़ो, और नहीं छोड़ेगा तो तालिबान जो है वो फिर किसी मुआहदे पे नहीं पहुंचेंगे, तो वो हमले करते रहेंगे, इसी तरह इलाके जो है मुख्तलिफ इलाके कब्जे में लेते रहेंगे। तो अशरफ गनी को समझना चाहिए कि आइंदा हालात हैं क्या, लेकिन वो मुश्किल यही है कि खुदगर्ज हुक्मरान हैं, ये अपनी खुदगर्जी में अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये सारे मुल्क तबाह करने के लिए तैयार है। अच्छा, इस तमाम तर सूरत हाल में एक ऐसा मुल्क है जो अपनी चाल चलने की पूरी कोशिश कर रहा है, भारत जिसने हमेशा वहाँ पर सरजमीन को इस्तेमाल करके, वहाँ पर रॉ को इस्टेब्लिश करके जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की अब पूरी दुनिया जानती है। अफ़गानिस्तान का यहाँ पर स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुएब साहब, जो अभी कल ही की बात है कि अफ़गानिस्तान ये कहता है कि अगर तालिबान नहीं माने तो हम इंडिया की मदद लेंगे और फिर हम तालिबान पर हमला करेंगे। ये सूरत हाल क्या बनने जा रही है, और फिर इंडिया का किरदार उसको आप किस तरह देखते हैं इस पूरी सिचुएशन में? देखिए, हमने हमेशा कहा कि इंडिया एक स्पॉइलर है। जब भी अमन मुज़ाकरात की बात हुई, अमेरिका ने इंडिया को बिठाना चाहा, पाकिस्तान ने कहा जी कि ये अगर इंडिया को बिठाया आपने तो फिर ये अफगानिस्तान में अमन का किस्सा नहीं होगा, ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का किस्सा हो जाएगा, तो आप इसको ना रखें। लिहाजा आज दिन तक इंडिया को अफगान अमन प्रोसेस में शामिल नहीं किया गया। तो इंडिया एक स्पॉइलर है, इसी तरह अशरफ गनी एक स्पॉइलर है। इंडिया की स्पॉइलिंग अब जो है वो ये है कि वो अशरफ गनी की हुकूमत को हथियार दे रहा है, वो पहले भी दे रहा था, उनको वेपन्स वगैरह और पैसा मुहैया करना ये इंडिया पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है। लेकिन ये इंडिया कतन नहीं करेगा कि जिस तरह अमेरिका की अफवाज यहाँ पे आके जंग लड़ती रही हैं, इंडिया ने उससे जो सबक सीखा वो यही है कि 20 साल में उनको कुछ नहीं मिला, अपने लोग मरवा गए, वो अपना पैसा बर्बाद कर गए, हजारों के हिसाब से लोग जख्मी हुए। तो भारत अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपनी फौज लेके आए और उसके पास ना वो हथियार हो, ना वो टेक्नोलॉजी हो जो अमेरिका के पास है, और वो समझे कि वो का कुछ बिगाड़ लेगा, वो बड़ा मुश्किल है। ये इतना बड़ा नुकसान होगा भारत का जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जो वो भारत मांगने की बात करते हैं, भारत से मदद मांगे, वो यही है, पैसा मिल जाएगा, कुछ हथियार मिल जाएंगे, इससे ज्यादा भारत कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमजद शुएब साहब का। ज़ाहिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो आगे सूरत हाल है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी थी। नाज़रीन, आप कुछ बात करें, बड़ी अहम चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो कुछ यूँ है कि सरहद पार हिंदुस्तान में मौजूद एक पाकिस्तानी बच्चे के वर्सा की तलाश है। ये बच्चा ना तो बोल सकता है ना ही सुन सकता है। गलती से ये 8 से 9 साल पहले सरहद पार कर गया था। इसकी कोशिश जो है वो की जा रही है ईदी फाउंडेशन की जानिब से, और हमारे साथ फैसल ईदी साहब भी मौजूद हैं जो कि हम इनसे पूछेंगे भी कि ये बच्चा जो है वो कहाँ का है और कैसे ये यहाँ से मिसिंग हुआ, और अभी तक इसके वर्सा की तलाश की जा रही है। हम कोशिश करेंगे, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि इसके वर्सा जो हैं वो मिल सकें और ये अपने प्यारों से मिल सके। 8 से 9 साल पहले बच्चा ये मिसिंग हुआ था। फैसल ईदी साहब से हम बात करते हैं। फैसल साहब, शुक्रिया, ये बताइएगा ये बच्चा कैसे मिसिंग हुआ और ये कब से मिसिंग है और क्या पता चल पाया इसके बारे में?
ये इंडिया के एक जो है वो गूंगे बहरों का स्कूल होता है, वहाँ से मुझे जो है वो बात की गई है, इन्फॉर्मेशन आई है। इस बच्चे को इंडिया में जो है वो तकरीबन 9 से 10 साल हो चुके हैं और ये पाकिस्तानी करेंसी पहचानता है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तस्वीरें पहचानता है। ये बोलने और सुनने से कासिर है, मतलब गूंगा बहरा बच्चा है और पिछले 8-9 सालों से इंडिया में फंसा हुआ है। और इसके 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं, माँ है और बाप जो है वो इसका एक टांग ख़राब है, वो लंगड़ा के चलता है। ये पाकिस्तान के किसी पहाड़ी इलाके में जो है वो रहता है और रहा करता था। और पहाड़ी इलाका ऐसा कि वहाँ पे पक्की सड़कें नहीं बनी हुई और वहाँ से इसने बॉर्डर क्रॉस की है, इंडिया चला गया है। 3 दिन तक वो पैदल चलता रहा, भटक गया था, इंडिया पहुंच गया। फिर वहाँ पे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको जो है वो अपनी तहवील में ले लिया और गूंगे बहरों के स्कूल में भेज दिया। 8-9 सालों से वो वहाँ पे गूंगे बहरों के स्कूल में है और इसके घर वालों की वो तलाश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाए। उन्होंने मेरे से रब्ता किया है, तो अपील कर रहा हूँ मैं लोगों से कि अगर कोई भी इसके घर वालों को पहचानता हो तो वो मेरे से रब्ता करें ताकि जो है इस बच्चे को इंडिया से लाया जा सके, और इसके माँ बाया जा सके। इसके वर्सा की तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब आपके वक्त का। ये हमारी भी अपील है कि इसकी तस्वीर हमने चलाई है, इसके वर्सा इसको देख सकें, पहचान सकें ताकि इस बच्चा जो है अपने घर वालों को मिल सके। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।